आप जननेता हो, इस देश के अगर आप लोक नायक हो, तो ये ब्लैक कैट कमांडोज की क्या जरूरत है? और मान लो कोई आपको मार भी देगा तो ठीक है, तैयारी रखिए मरने की। हाँ, क्यों डरते हैं मरने से? और ये तो वो देश है जहां बार बार जन्म की कल्पना है। मुझे तो अगला भी जन्म मिलने वाला है, तो काहे को चिंता कर रहे हैं? मर जाएंगे, अगली बार हो सकता फिर नेता बन के पैदा हो जाएंगे आप। तो मरने की तैयारी है नहीं, और बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हम समाज के जननेता हैं, लोक नेता हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूं, ये जो ब्लैक कैट्स कमांडोज की व्यवस्था है, दुनिया की कोई भी ताकत लगा दीजिए, अगर आपको कोई मारने वाला पैदा हो गया तो बच नहीं सकते। अगर बचाने वाला होगा तो इंदिरा गांधी का क्या हुआ? बचाने वाले होते थे तो राजीव गांधी का क्या हुआ? कुत्ते की तरह से मारे गए दोनों की। तो अगर आपको कोई मारने वाला पैदा हो गया है तो छोड़ दीजिए। और फिर हमारे यहाँ तो है, जिसको प्रभु रखता है उसको कौन मार सकता? और जब प्रभु ने तय कर लिया है तो आपको बचा कौन सकता? तो इतनी तैयारी रख के काम करिए। भारतीय संस्कृति में मरने से कभी डर नहीं रहा है किसी। और ये आज सबसे ज्यादा डरपोक नेता पैदा हो गए, ब्लैक कैट्स कमांडोज के आगे पीछे घूमते हैं, बड़ा रौब पड़ता है। मैंने लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद करते हैं। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम के नतीजे। और दुनिया में मैंने नहीं देखा, सारी दुनिया तो मैंने नहीं देखी, लेकिन कुछ देश तो मैंने देखे, किसी भी देश में एमपीज को घर नहीं दिए जाते रहे। यहाँ है, महल है उनके पास, किसी देश में नहीं है। ब्रिटेन में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, स्वीडन में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। एमपीज को रहने के लिए कोठियां नहीं मिलती सरकार की तरफ से, उनको किराए के घर में रहना होता है या अपने घरों में रहना होता है। ये अंग्रेजों ने व्यवस्था डाली हिंदुस्तान में, और अंग्रेजों की डाली हुई व्यवस्था आज भी चल रही है। एक एक एमपीज के पास दो दो घर है, तीन तीन घर है। एक घर पार्टी को दे रखा है, एक घर अपने लिए। काहे के लिए भाई? किराए के घर में रहिए। और इनको आप कहते हो कि ये सब समाज सेवी, तनख्वाह लेके काम करने वाले क्लर्क हो गए सबके सब। नेता अपना टीए बढ़ाना हो, अपना डीए बढ़ाना हो तो पूरा पार्लियामेंट एक हो जाता। पूछिए जरा इनसे, कोई एक पार्टी माई की लाल थी जब ये डीए बढ़ाने की बात हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, अपने भत्ते बढ़ाने की बात आई थी पार्लियामेंट के अंदर, सारे पार्टी के एमपी एक हो गए और फटाफट बिल पारित हो गया। और यहां तक नहीं, व्यवस्था यहां तक कर ली है कि अगर आप एक बार घुस गए पार्लियामेंट में तो जन्म जिंदगी आपके नाती पोतों को भी पेंशन मिलती रहे। काहे के लिए भाई? एक तरफ कहोगे कि हम जननेता हैं, एक तरफ कहोगे हम लोक नायक हैं, दूसरी तरफ तनख्वाह लेके काम करने की स्थिति तुम्हारी बनी हुई है। तनख्वाह लेके काम तो क्लर्क करता है, जननेता तो नहीं करता इस देश में काम। तो कहे पार्टियां घोषणा करें कि हमारे एमपी तनख्वाह नहीं लेंगे, तो आप कहोगे कि भरण पोषण की व्यवस्था वो हम करेंगे, समाज के लोग करेंगे। इस देश में तो हमेशा से व्यवस्था रही है कि जो समाज सेवा के काम में निकलता है समाज उसकी व्यवस्था करता है। ये कोई आज की बात थोड़ी है, हजारों साल से यही चला आया इस देश में। जिन्होंने समाज सेवा का काम किया है, समाज ने उसकी व्यवस्था की है। तो ये जो पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, छोड़िए अपनी सारी व्यवस्था, समाज आपकी व्यवस्था करेगा, आप देश चलाने का काम करिए। लेकिन ये तो सब वेतन भोगी हो गए, भत्ते वाले हो गए। टीएडीए इनके बढ़ने चाहिए, ऐसे जैसे दूसरे लोगों के बढ़ते जाते हैं और बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी नया पे कमीशन बिठा दिया, तो उस पे कमीशन के माध्यम से अधिकारियों की तनख्वाह बढ़ेगी, तो एमपी एमएलए की भी तनख्वाह बढ़ाने का काम चालू। ये काहे का पॉलिटिकल सिस्टम? इसलिए दोस्त, मैं इस पॉलिटिकल सिस्टम में जाने का माने इस देश से गद्दारी समझता हूं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ता। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि चुनाव लड़के पार्लियामेंट में जाके कभी क्रांति नहीं हो सकती। मैंने बड़े बड़े दिग्गजों को देखा, मैंने मेरी आंखों से देखा, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो आंखों में सपने लेके क्रांति के, बगावत के, ये और वो, और यही दिग्गज बड़ा झंडा लेके 1977 में पहुंचे थे पार्लियामेंट के। आपको मालूम है, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था इस देश में, जेपी आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन, और उसमें बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग थे। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जो बड़ौदा डायनामाइट केस के अपराधी थे, और इस देश के नौजवानों में सुरसुरी पैदा हुई। जैसे ही पार्लियामेंट के अंदर घुसे, उनकी सारी तेजस्विता नष्ट हो गई। आज वो किसी काम के सिवाय इसके कि इस पार्टी का पल्ला पकड़ो या उस पार्टी का पल्ला, पूरी ताकत उनकी जिंदगी की अब इसी काम में चल रही। ऐसे क्रांतिकारियों को हमने देखा है जो आग उगलते थे जब पार्लियामेंट के अंदर नहीं गए थे, और अब पार्लियामेंट में जाने के बाद मुंह सूख गया है उनका, जवाब नहीं दे सकते हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो इस पार्लियामेंट में कुछ है नहीं। और जेपी की एक बात मुझे बराबर याद रहती है कि ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग कुत्ते की तरह से सूखी हड्डियां चूस रहे हैं। तो मैं कुत्ते की तरह से सूखी हड्डी चूसने के लिए पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहता। और मुझे भरोसा है कि इस देश में अगर क्रांति होगी तो पार्लियामेंट के बाहर होगी, पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगी। पार्लियामेंट के बाहर क्रांति होगी। और मैं ज्यादा नहीं कहता, 1-2 लाख नौजवान मिल जाए कमिटमेंट वाले, जिनको मरने से डर नहीं लगता। और ऐसे नौजवान जिनको मरने से डर नहीं लगता हो, मेरी डायरी में मेरा नाम लिख, अपना नाम मुझे लिख। ज्यादा नहीं कहता, 1-2 लाख चाहिए, इस देश की सारी व्यवस्था बदल जाएगी। ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं। कमिटमेंट वाले 1-2 लाख लोग हो जाए, सारी व्यवस्था बदल जाएगी। हमने तो दुनिया में देखा है, मुट्ठी भर लोगों ने व्यवस्थाएं बदली। फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ था, 17 लोग थे बस, और उन 17 लोगों ने पूरे फ्रांस को बदल दिया। जर्मनी में क्या हुआ? हिटलर एक अकेला था, सारा देश खा कर दिया। कहीं भी देखिए दुनिया में कुछ कमिटमेंट वाले लोग, शर्त एक ही है, जिनको मरने से डर नहीं लगता। ऐसे कमिटमेंट वाले लोग चाहिए। ये पार्लियामेंट क्या, दुनिया की सारी व्यवस्थाएं बदल सकती है, और वो पार्लियामेंट के बाहर से होता है, पार्लियामेंट के अंदर से नहीं होता। और आखिरी सवाल का जवाब एक लाइन में, जैसे कांग्रेस है, जैसे जनता दल है, जैसे सीपीएम है, जैसे सीपीआई, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी है। उसमें और बाकी पार्टियों में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं। वो भी सत्ता की लड़ाई में वैसे ही शामिल हो गए हैं जैसे दूसरी पार्टियां वाले शामिल हैं। उनको भी अब सत्ता ही दिखाई देती है, ना आदर्श दिखाई देते हैं, ना अपनी घोषणाएं दिखाई देती है जो सत्ता के पहले वो करते थे। वहां पहुंच के तो भाषा ऐसी हो गई, आपने देखा है
जब पार्लियामेंट में वो 13 दिन की डिबेट चल रही थी, क्या क्या समझौते करने की तैयारी हो चुकी थी एक कुर्सी के लिए। अपनी सारी आइडियोलॉजी उठा के कूड़े में फेंक दिया एक कुर्सी के लिए। ये उनके अंदर भी आ गया है, इसलिए उनमें और बाकी पार्टियों में कोई फर्क नहीं। और मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं, आप जितने दिन पार्टियों के चक्कर में रहेंगे उतना ही अपना नुकसान करेंगे, देश का नुकसान करेंगे। इन पार्टियों का चक्कर छोड़ दीजिए, पार्टियों का चक्कर छोड़कर देश के चक्कर में पड़िए। आज इनके लिए पता क्या हो गया, पार्टी देश से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। देश नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण। और उसमें क्या है, पार्टी नहीं टूटनी चाहिए, देश टूटे तो टूट जाए। सारे समझौते किसके लिए करते हैं, पार्टी नहीं टूटनी चाहिए, चाहे जितने गलत समझौते करने पड़े। सरकार नहीं जानी चाहिए, चाहे जितने गलत समझौते करने पड़े। तो अब इनके लिए भी देश महत्वपूर्ण नहीं है, समाज महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है, सत्ता महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि पार्टी कभी देश से बड़ी हो नहीं सकती। जो लोग इस भ्रमणा में हैं कि पार्टी देश से बड़ी हो गई है, उनको मैं कह रहा हूं कि पार्टी देश से बड़ी कभी होती नहीं, देश बड़ा होता है। ये देश रहेगा तो आप रहेंगे, ये देश नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे। इसलिए पार्टियों का चक्कर छोड़िए और इस पॉलिटिक्स की बात छोड़िए, अब तो क्रांति की बात करिए। जितनी देर पॉलिटिक्स की बात करेंगे उतना ही ज्यादा आपको निराशा होगी, जितनी देर क्रांति की बात सोचना शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा आशा का संचार होगा, उत्साह आएगा, उमंग पैदा होगी। बस यही जवाब मुझे दें।